हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसके हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको सभी फॉर्मूले रिवाइज कराए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर और वैद्युत विभव को लेकर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। उनके जितने भी फॉर्मूले थे हमने कल सभी डिस्कस किए हैं। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हमें बताइए कि अगर कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई भी आवेश रखा हुआ है, क्यों आवेश रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से क्या होती है, आपकी माइनस होती है। तो प्लस से माइनस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, कोई भी आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। तो इस पर एक बल लगता है। कैसा बल लगता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। और कितना बल लगता है? F=QE। ठीक है, कितनी फोर्स लगती है? F=QE फोर्स लगती है। और अगर हम इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यानी कि इस पर कोई भी बाह्य फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर इस पर किसी भी तरह का बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा, वो हमें यहाँ पे डेरिवेशन करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, किस गति से ये त्वरित हो रही है वो गति हमें यहाँ पे निकालनी है। यानी कि डेरिवेशन जो करना है वो किसके लिए करना है? V के लिए करना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, कितना बल होता है? F=QE बल होता है। तो आप हेडिंग डालो। हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, वो कितनी गति कर रहा है वो हमें निकालना है। देखो इसका डायग्राम समझोगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई m द्रव्यमान का कण रखा हुआ है जिस पर आवेश कितना है? Q आवेश है। m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, कण रखा है जिस पर आवेश कितना है? Q ही है। आवेश कितना मान के चल रहे हैं इसमें? Q आवेश है इस पर। तो इस पर क्या लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? F=QE। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी कण रखा होता है तो उस पर फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है? F=QE। ये डिपेंड करती है, अगर पॉजिटिव है, अगर आपका आवेश कैसा है? पॉजिटिव है, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, कितना लगेगा? F=QE बल लगेगा। यही अगर तुम -Q आवेश रख देते हो, ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र में आपका -Q आवेश रखा हुआ है तो उसमें क्या लगता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, लेकिन बल इतना ही लगता है, F=QE। ये पॉजिटिव होगा, ये कैसा बल हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोनों परिणाम में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस पर भी QE फोर्स लगेगी, इस पर भी QE फोर्स लगेगी, वो प्लस में होगी और ये कैसी होगी? आपकी माइनस में होगी। ठीक है, तो हमें क्या लेके चलना है? अभी धन परीक्षण आवेश लेके चलना है, जिसका द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान है और आवेश उस पर कितना है? Q है। तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा पे जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा? F=QE बल लगेगा। तो माना m द्रव्यमान तथा Q आवेश, Q आवेश का कण कहाँ पे रखा हुआ है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। Q आवेश का कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है? m है, और इस पे जो आवेश है वो कितना है? Q है। और ये कहाँ पे रखा हुआ है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इस पर क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर क्या करेगा? बल कार्य करेगा। तो कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या निकाल रहे हैं हम? इस पर कार्यरत बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत वैद्युत बल। तो वो फोर्स कितनी है? F=QE। ठीक है, F= कितनी फोर्स हो जाएगी? F=QE। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर इसको हम स्वतंत्र छोड़ दें वैद्युत क्षेत्र में, अगर इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि कण को गति के लिए स्वतंत्र, यदि कण को गति करने के लिए, गति के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए या स्वतंत्र कर दिया जाए
तब कण पर उत्पन्न त्वरण, कण पर उत्पन्न त्वरण। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर किसी भी बॉडी का मास m है और उस पर F फोर्स लग रही है, उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, तो हम वहाँ पे फोर्स लगाते हैं F = ma। तो यहीं से हमें क्या निकालना है? त्वरण का फॉर्मूला निकालना है। तो A = कितना आ जाएगा? F/m। m द्रव्यमान वाले कण पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। जब m द्रव्यमान वाले कण पे फोर्स लगेगी तो वो गति करेगा, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? A = F/m। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो कितना होगा? A = F/m। तो दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई करे। पहले इस पे क्या निकाला? वैद्युत बल। इस पे कितना वैद्युत बल लग रहा है, तो कितना वैद्युत बल लग रहा है? F = QE फोर्स लग रही है। और फिर इसमें अगर हम इसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं गति करने के लिए, तो इसमें उत्पन्न क्या हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और कितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा? A = F/m। अब ये जो कण है, यदि कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x विस्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x दूरी तय करने में, x दूरी तय करने में, x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है, v वेग प्राप्त कर लेता है, तब देखो x दूरी तय कर रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो कितना हो रहा है? v हो रहा है। तब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? गति की समीकरण। हमने गति की समीकरण पढ़ी है, तब गति की समीकरण से, गति की समीकरण होती है थर्ड समीकरण, v² = u² + 2as। दूरी तय करने पर अगर उसका वेग परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन की आपकी v² = u² + 2as। देखो v तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि v वेग प्राप्त करा है इसने, तो v की जगह तो आपका v होगा। जब चलना शुरू करा था, जहाँ से कण ने चलना शुरू करता है वहाँ पे उसकी प्रारंभिक जो वेग होता है वो 0 होता है। तो u की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्लस 2a, a का मान हमारे पास है। त्वरण इसमें कितना उत्पन्न हुआ है? F/m। तो त्वरण कितना रखेंगे हम? F/m। और s यहाँ पे क्या है? दूरी है। तो कितनी दूरी चल रहा है वो? x दूरी तय कर रहा है। तो s की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे x लिख देंगे। तो 3 फॉर्मूले यूज़ करें हमने। क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करा? देखो जो डायग्राम में वही हम इसमें थ्योरी बना रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में m द्रव्यमान का एक कण रखा है जिसपे आवेश क्या है? q है। तो इस पर एक बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा? F = QE। तो पहले हमने ये निकाला, इस पर बल कार्य करेगा F = QE। फिर इसको हम गति करने के लिए अगर स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो A = F/m। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय करने पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसने x दूरी तय कर ली और त्वरण इसमें उत्पन्न हो रहा है। त्वरण उत्पन्न होने का मतलब है कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। u से वेग कितना हो जा रहा है? v हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x दूरी तय करने पर इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब हम इक्वेशन कौन सी लगाते हैं? गति की थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v² = u² + 2as। वेग आपका v हो गया। प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। a की वैल्यू कितनी है आपकी? F/m। और s यहाँ पे चली गई, तय की गई दूरी है। तो दूरी हमने कितनी तय करी है? x दूरी तय करी है। तो जहाँ पे s है उसकी जगह क्या रख दोगे आप? x रख दोगे। सॉल्व करना है अब इसको। ये हो गया v², ये तो 0 हो गया आपका। क्या बचा? 2 F/m × x। f की वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू कितनी है? F = QE। तो f की जगह मैं QE रख रही हूँ। f की जगह रखेंगे हम QE। x को भी अंदर ले लेते हैं। अपॉन में कितना? m। देखो अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी हम मान के चलें, कितनी दूरी तय करी है इसने? x दूरी तय करी है। और इसका वैद्युत क्षेत्र कितना? E है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, VE = V/d। ये फॉर्मूला पढ़ा था।
ई क्या यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, वी विभवांतर था और उनके बीच की जो दूरी थी, ठीक है, आवेशों की जो बीच की दूरी है भाई, आवेश यहाँ से लेके क्यू यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका विभवांतर। एक स्थिति से जब दूसरी स्थिति पर जाता है तो उसमें जितना भी कार्य किया जाता है वो वहाँ पे कितना उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान के चल रहे हैं डी है, लेकिन इसमें हम एक्स लेके चले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आपकी एक्स है और ई वैद्युत क्षेत्र में है ये, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स, ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप ई एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे ई एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू वी अपॉन में m। भाई यहाँ पे v ये वेग है और ये कैपिटल V क्या होता है, आपका विभवांतर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 2 क्यू वी अपॉन में कितना m। स्क्वायर हटाओगे आप, स्क्वायर हटाने से दूसरी साइड क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको नोट कर लो आप ये वाली चीज। फॉर्मूला कितना बन गया, v इज इक्वल टू 2 क्यू वी अपॉन में m। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये बन जाएगा आपका एक फॉर्मूला। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति होती है वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू, वी यहाँ पे क्या है, गति है, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 क्यू कैपिटल V यहाँ पे क्या है, विभवांतर, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका m। अब यहाँ पे जब आवेश त्वरित होगा तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। जब यहाँ पे आवेश क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एनर्जी बन जाती है, गतिज ऊर्जा बनेगी। तो गतिज ऊर्जा क्या बनेगी, कण द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज़ अगर मोशन में आ जाती है तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा बन जाती है, वहाँ बन जाती है आपकी गतिज ऊर्जा। और अगर कोई वस्तु स्थिति परिवर्तित करती है तो वहाँ पे क्या बनती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा बनती है। लेकिन यहाँ पे जो कण है वो क्या कर रहा है, आपका गति कर रहा है, ठीक है। हेडिंग भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए, यानी कि वो गति कर रहा है तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। के का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो k इज इक्वल टू हाफ एम, v की वैल्यू ये रही, अंडर रूट v की वैल्यू रखोगे आप अंडर रूट में 2 क्यू वी अपॉन में कितना है आपका m, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर पहले से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ फॉर्मूला जो बनेगा वो कितना बनेगा, k इज इक्वल टू हाफ m 2 क्यू वी अपॉन में m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी आपकी वो सिर्फ कितनी बनेगी, वी क्यू बनेगी या क्यू वी बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी वी क्यू। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो वो कितना वेग उत्पन्न करता है, तो आंसर है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू वी अपॉन में m। और वो कितनी एनर्जी डेवलप कर लेता है, कितनी एनर्जी बन जाती है वहाँ पे, गतिज ऊर्जा जो कितनी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू वी क्यू। ये ऑप्शन में बहुत आता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति कितनी होती है, तो आंसर है आपका v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू कैपिटल V अपॉन में m। और उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो v क्यू, v यहाँ पे विभवांतर है और q यहाँ पे आवेश का क्या है, आपका कण है, ठीक है। तो ये नोट करो, ये फॉर्मूला हो गया वेग का, कितना वेग उत्पन्न करेगा, और यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो कितनी गतिज ऊर्जा होगी, वी क्यू। और अगर वेग की बात करें तो वेग कितना होगा, अंडर रूट 2 क्यू वी अपॉन में m। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया हमने। इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है आपको, m द्रव्यमान का कोई कण रखना है जिस पर आवेश कितना है, q है। इस पर फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगेगी। तो जब m द्रव्यमान का कोई कण वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, क्यू ई होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को स्वतंत्र कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको गति करने के लिए स्वतंत्र कर दोगे तो इसके वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो a इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन m।
यहाँ पर एफ़ की वैल्यू रख देंगे तो ए इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन में कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब जब इसको आप स्वतंत्र कर दोगे गति करने के लिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये x दूरी तय करने में v वेग उत्पन्न कर लेगा। दूरी कितनी तय करी इसने, x दूरी तय करी और v वेग प्राप्त कर लिया। x दूरी तय करने में इसने कितना वेग प्राप्त कर लिया, v वेग प्राप्त कर लिया। तब इसमें हम इक्वेशन नंबर 3 लगाएंगे गति की। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v आपका यही है v स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में उसका वेग कितना 0 है, प्लस 2a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। a की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन में m, और s उसने कितनी दूरी विस्थापित हुआ है वो तो x दूरी चला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qex अपॉन में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर और कितनी दूरी विस्थापित हो रहा है, वो x दूरी विस्थापित हो रहा है, वो किसके बराबर होता है, आपका वैद्युत क्षेत्र E के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ई एक्स, यानी कि जो आपका Ex बना हुआ है ये किसका फॉर्मूला है, आपका विभवांतर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम Ex की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv अपॉन में कितना m, स्क्वायर हटाओगे उस पर रूट लग जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2qv अपॉन में m। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो वेग का जो फॉर्मूला हुआ, वेग का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2qv, या vq लिखा होता है बुक्स में, 2qv अपॉन में m। ये तो हो गया वेग आपका, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। गतिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा तो बनेगी, और कितनी बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ कितना बचेगा, 2qv अपॉन में m। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k कितना आ जाएगा आपका, v q आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा की बात करोगे तो ये बन जाएगी, और उसमें उत्पन्न वेग की बात करोगे, कितना वेग उसमें विस्थापित हुआ है, कण की गति क्या है, तो आपका कितना आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2qv अपॉन में m। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई कण क्या कर रहा है, कण हमने उसमें वेग से, किसी भी वेग से अगर उसमें फेंका तो उसका गमन पथ क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा, वो अपना रास्ता चेंज करेगा, या जिस दिशा में आप उसको थ्रो कर रहे हो, वैद्युत क्षेत्र के अंदर फेंक रहे हो, उसी दिशा में वो जाएगा। ये हमें डेरिवेशन देखना है। तो देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम ऐसे बनाते हैं, हमने एक रॉड ली जिसपे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और एक छड़ ले ली हमने उसके नीचे जिसपे पूरा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ऊपर नीचे रख दी हमने, समांतर रख दी। ठीक है, एक पॉजिटिव छड़ है और एक कैसा आपका नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ से आपको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पूछूंगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी इस पे, तो आंसर क्या होगा आपका कि प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। इट मीन्स इसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। तो इसमें आप गलती नहीं करोगे, जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र आपको बनाना है हमेशा कैसा बनाना है, प्लस से किसकी तरफ बनाओगे, माइनस की तरफ बनाओगे। ऊपर हमने पॉजिटिव रॉड ली है और नीचे नेगेटिव ली है। अगर ऐसा होता कि ऊपर नेगेटिव होती नीचे पॉजिटिव होती तो नीचे से ऊपर की तरफ होता। वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई की जो दिशा होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। अब यहाँ पर कोई वी वेग का m द्रव्यमान का कोई कण है जो हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षैतिज रूप में फेंक रहे हैं, इसमें क्षैतिज दिशा में इसमें फेंक रहे हैं। इसके अंदर आया वो गति करता हुआ, मान लिया हमने यहाँ पर है वो m द्रव्यमान का कण यहाँ पे आया। जब वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा m द्रव्यमान का कण, इसकी वेलोसिटी जो कितनी है वो v है, v वेग से गतिमान है। इस पर सबसे पहले तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी आवेश आ जाता है, ये क्यों आवेश है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर आवेश आ जाता है तो उस पर क्या लगता है, बल उत्पन्न हो जाता है, बल लगता है। अब इस पर बल की दिशा आप मुझे बताओगे कि इस पर बल की दिशा कैसी होगी, तो बल की दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र आपका नीचे की तरफ है तो इस पर फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगी, इस पर नीचे की तरफ क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब ये वी वेग से गतिमान है यानी कि ऐसे जाना चाहिए ये, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये अपना रास्ता चेंज कर देगा। क्यों चेंज कर देगा, क्योंकि जो हमने आवेश लिया है वो कैसा है, पॉजिटिव है।
पॉजिटिव जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, माइनस की तरफ, प्लस चार्ज आकर्षित होता है माइनस की तरफ और प्लस से क्या होता है, दूर होता है। तो ये जितनी इसके पास एनर्जी, जिस एनर्जी से आपने फेंका जब तक वो वाली एनर्जी है तब तक तो ये क्या चलेगा, क्षैतिज दिशा में चलेगा। लेकिन जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, यानी कि इसका पथ चेंज हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा ये। तो यानी कि ये 2 ऐसे जा रहा था पहले एक्स में और फिर ये नीचे चला गया। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसने डिस्टेंस, इसका वेग है वो कितना है, वी वाई है, और ये वाला जो वेग है वो कितना, वी एक्स है। और हम मान के चल रहे हैं कि इसने एक्स दूरी विस्थापित किया, एक्स दूरी चला और फिर ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, आपकी वाई डायरेक्शन में आ गया। डायरेक्शन आने का कारण आपको पता है, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है वो कैसा है, प्लस है। प्लस आवेश हमेशा किसकी तरफ जाता है, माइनस की तरफ जाता है। फोर्स भी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो जब इस कर्ण पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो ये कर्ण भी कहाँ जाएगा, आपका नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, इसको ड्रॉ करो। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना। एक्स पे हमने फेंका था, क्षैतिज दिशा में हमने इसको गमन कराया था, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई इस पर, क्योंकि फोर्स जो लग रही है इस पर नीचे की तरफ लग रही है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है तो बल की दिशा भी आपकी क्या होगी, नीचे होगी। इसमें इसकी लैंग्वेज कैसे लिख दोगे, माना दो धातु की समांतर प्लेटों के बीच, माना 2 धातु की समांतर प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। 2 धातु की समांतर प्लेट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनके बीच में क्या बन रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या बना हुआ है, आपका E बना हुआ है। अब क्या कर रहे हो उसमें आप, m द्रव्यमान का एक कण, m द्रव्यमान तथा q आवेश का कण, इसका द्रव्यमान कितना m है और इस पे जो आवेश है वो आपका कितना है, q है। आवेश का कण क्षैतिज दिशा में, कौन से डायरेक्शन में फेंका हमने, क्षैतिज दिशा में, कण क्षैतिज दिशा में कितने वेग से गतिमान है, तो v वेग से, क्षैतिज दिशा में v वेग से, क्षैतिज दिशा में v वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, क्षैतिज डायरेक्ट m द्रव्यमान का कण है जिसपे आवेश कितना है, q है। ये क्या कर रहा है, v वेग से वैद्युत क्षेत्र की क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। देखो हमें क्या निकालना है, x अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी। सबसे पहले देखो हमने जो इसको एंटर कराया था वैद्युत क्षेत्र में, जो गया था वो x अक्ष में गया था, तो x अक्ष में इसने कितनी दूरी तय करी, तो हम मान के चलते हैं इसमें x दूरी तय करी, कितने वेग से, v वेग से, और इसको कितना टाइम लगा, तो t टाइम लगा। तो यहाँ पे तय की गई जो दूरी होगी, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी हम कितनी तय कर रहे हैं, x दूरी तय कर रहे हैं। x दिशा में इसने कितनी दूरी तय करी, x दूरी तय करी। चाल क्या है इसकी, v है, v वेग से गतिमान है, और हम मान के चल रहे हैं कि इसको टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है। यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। अगर मैं यहाँ से t निकालूँ तो t निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि x अपॉन में v। इसको आप इक्वेशन लेट कर लोगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमें यहाँ से समय की जरूरत पड़ेगी, t बराबर कितना आ जाएगा आपका, x अपॉन v आ जाएगा। अब क्या करना है, कर्ण पर y अक्ष के अनुदिश कार्य किया गया कार्य है। हमने जो ये कर्ण है ये x अक्ष के अनुदिश फेंका, लेकिन इस पे y अक्ष के अनुदिश बल लग रहा है। बल क्यों लग रहा है, कोई भी m द्रव्यमान का जो कर्ण है उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और फोर्स जो लगती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगती है। तो इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रही है। कितना बल लग रहा है इस पर, F = QE, यही तो फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, F = QE। अब कर्ण पर उत्पन्न त्वरण, जब वो गति कर रहा है तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो कर्ण पर उत्पन्न त्वरण, त्वरण कितना उत्पन्न होता है, A = F/m। F की वैल्यू रख देते हैं, F की वैल्यू कितनी है, QE।
तो क्यू ई अपॉन में कितना हो जाएगा एम, तो ए की जो वैल्यू आ गई आपकी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम, इसको आप मान लोगे सेकेंड इक्वेशन। पहले हमने क्या निकाला इस पर, एक्स अक्ष की अनुदिश हमने इसको फेंका था, ये इसने वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही गया था, तो उसने कितनी दूरी तय करी एक्स अक्ष पर, क्योंकि वो एक्स अक्ष में तो नहीं चल रहा, उस पर बल लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वाई में जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स में वो कितना चला, तो हमने माना वो कितना चला, एक दूरी बराबर चाल गुना समय, वी चाल है और टी टाइम है, और यहाँ से टाइम निकाल लिया, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वी। फिर उस पर फोर्स लग रहा है वाई दिशा में, तो वाई दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर है एफ इज इक्वल टू क्यों ही फोर्स लगेगी। जब उस पर फोर्स लगेगी तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ की आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे क्यू ई, तो त्वरण कितना आ गया क्यू ई अपॉन में एम, ये बन गई आपके समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, वाई अक्ष पर जो कण का प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पे थोड़ा ना चला था, ये चल कौन से अक्ष पर आता, एक्स पे चला था, वाई में तो ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया, तो इसका जो यू वाई है, प्रारंभिक वेग कौन सी दिशा में, वाई दिशा में, वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो कण की गति के लिए क्या इक्वेशन लगाएंगे हम, इसने कितनी दूरी तय करी, तो जब भी हमें दूरी निकालनी होती है तो हम गति की सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, गति के समीकरण से, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गति की समीकरण से, और सेकंड समीकरण जहाँ पर भी आपको दूरी निकालनी है वहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्या इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये s क्या है, s है तय की गई दूरी, तो हम कौन सी दिशा में दूरी तय कर रहे हैं, y दिशा में, तो s की जगह में किसका यूज़ करूँगी, y का यूज़ करूँगी। वेग हमें प्रारंभिक वेग लेना है, और कौन सी दिशा में, वाई दिशा में, क्योंकि हमें वाई दिशा में ही तो चल रहा है, एक्स में तो उसने चलना बंद कर दिया, फोर्स वाई दिशा में लग रही है, तो वाई दिशा में ही गमन कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू यू कितना आपका 0 है, तो 0 इंटू टी, यू वाई तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, अब इसको छोड़ दो ऐसे रख देते हैं ए टी स्क्वायर। तो कितना बना, फॉर्मूला जो बना आपका, फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों की वैल्यू रख देंगे हम, a की वैल्यू भी रख देंगे और t की वैल्यू भी रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और उससे जो पहले करी थी हमने वो भी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन आपकी। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, रख दो यहाँ पे मान, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली, ए की वैल्यू है आपकी क्यू ई अपॉन में कितना m, और t की वैल्यू कितनी है x अपॉन वी, तो x अपॉन में v, और इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर कर दोगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, जो लिखने का तरीका होता है क्यू ई ऊपर लिया, अपॉन में कितना लोगे आप 2mv स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 2mv स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, और ये x स्क्वायर अलग कर दोगे, ये लिखने का तरीका होता है फॉर्मूले को। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ होता है वो कितना होता है आपका, y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में 2mv स्क्वायर, और इंटू में कितना हो जाता है आपका x स्क्वायर। गमन पथ पूछा जाता है, इसका गमन पथ कैसा है, तो इसका जो गमन पथ है, गमन पथ कैसा है इसका, परवलयाकार, देखो उसकी शेप भी आपको दिखाई दे रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका गमन पथ कैसा होता है, गमन अतः कण का गमन पथ आप यहाँ पे लिख दोगे, अतः कण का गमन पथ परवलयाकार है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन बनता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ है वो कैसा होता है, एक समान होता है या फिर दीर्घाकार होता है या परवलयाकार होता है, तो आंसर आपका कैसा है, परवलयाकार, परवलयाकार है। इसे आप
तुलना भी कर सकते हो, ये कांस्टेंट c हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना होता है सी एक्स स्क्वायर। तो आपको पता होगा मैथ्स में परवलय का समीकरण होता है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अगर हम इससे तुलना करते हैं तो ये किसकी इक्वेशन होती है, परवलय की समीकरण होती है, और हमें दिखाई भी दे रहा है कि इसका पथ कैसा जा रहा है, आपका परवलयकार जा रहा है। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या तात्पर्य है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमेरिकल में भी आ जाता है तो कितने जूल के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एक यूनिट है, और किसकी यूनिट है, एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो ऊर्जा का मात्रक है, और ऊर्जा का कैसा मात्रक है, छोटा मात्रक। ठीक है, ऊर्जा का कैसा मात्रक होता है, ऊर्जा के बहुत सारे मात्रक है, जिसमें से ऊर्जा का एक छोटा मात्रक क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे, किसी इलेक्ट्रॉन को, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको त्वरित कराना है, और कितने विभवांतर से, 1 वोल्ट के विभवांतर से आपको उसको त्वरित कराना है। तो क्या डेफिनेशन है, किसी इलेक्ट्रॉन को, आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको क्या करना है, त्वरित करना है। तो त्वरित करने के लिए इसमें विभवांतर उत्पन्न करना होगा। तो इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको क्या कर रहे हो, विभवांतर से। कितने वोल्ट के विभवांतर से, तो 1 वोल्ट के विभवांतर से। बस हमें जो उसमें वोल्टेज देनी है वो कितनी देनी है, 1 वोल्ट की ही वोल्टेज देनी है, और वो क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। वो 1 वोल्ट जो आप त्वरित कर रहे हो उसके द्वारा जो उसमें एनर्जी उत्पन्न होगी, जितनी भी वो एनर्जी ले पाएगा एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आप क्या कर रहे हो, त्वरित कर रहे हो। कितने वोल्ट से त्वरित कर रहे हो, तो 1 वोल्ट से त्वरित कर रहे हो। जितनी वो एनर्जी अपने पास सेव कर पाएगा, जितनी भी ऊर्जा वो अर्जित कर पाएगा, वो किसके बराबर होगी, 1 वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, जैसे हमें भी अगर एनर्जी चाहिए होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, मिल्क का यूज़ करते हैं। तो हम जितना मिल्क पी रहे हैं उतना ही हमारे पास एनर्जी आ जाती है। ऐसे यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें त्वरित करना है। त्वरित करने के लिए उसको कितना वोल्ट का विभवांतर दोगे, 1 वोल्ट का विभवांतर दे रहे हो। तो जितनी भी एनर्जी वो अपने पास सेव कर पा रहा है, जितनी भी एनर्जी वो कंज्यूम्ड कर पा रहा है, अर्जित कर पा रहा है, वही एनर्जी किसके बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आंसर आपका है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो हमने 2 डेरिवेशन पढ़ी आज, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति कितनी होती है, और उसका क्या गमन पथ कितना होता है, आवेशित कण का गमन पथ कितना होता है। तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों डेरिवेशंस को तैयार करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई कण रखा हुआ है, उस कण की गति के लिए डेरिवेशन, और उसका गमन पथ। इन दोनों डेरिवेशंस को आपको तैयार करनी है। तो चैप्टर 2 में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, आपका विभवांतर हो गया, विभवांतर के बाद हमने विभव पढ़ा, उसके बाद हमने किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकाला है, विभव निकाला है। फिर हमने वही द्विध्रुव के कारण विभव निकाला है, अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, और किसी भी बिंदु पर। और आज हमने क्या करा है, किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति निकाली है, और उसका क्या निकाला, गमन पथ निकाला है। और एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, वो टॉपिक होगा स्थितिज ऊर्जा। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आने की कोशिश करना कि हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।